नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम फसल के बारे में पढ़ेंगे, फसल के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे और सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। बुआई किस प्रकार से करते हैं, बुआई करते समय किन किन औजारों का उपयोग करते हैं और सिंचाई की परंपरागत आधुनिक साधनों के बारे में भी पढ़ेंगे। खाद और उर्वरक के बारे में भी पढ़ेंगे और वर्तमान समय में सिंचाई की कौन कौन सी पद्धतियाँ, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, गर्मी की छुट्टियां थी। पहली और बूझो दोनों ही अपने चाचा के घर गए और उनके चाचा एक किसान थे। एक दिन वो अपने चाचा के साथ खेत में गए तो खेत में उन्होंने बहुत सारे औजार देखे, जैसे कि खुरपी है, दराती है, बेलचा है, हल है, फावड़ा है ना, और कल्टीवेटर है। ये सभी औजार जब इन्होंने देखे तो इनके मन में प्रश्न आया कि ये सभी औजार किस काम आते होंगे, है ना। तो ये सभी और इन सभी औजारों का क्या उपयोग है, इसके बारे में भी हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम आगे। देखिए बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ये भोजन हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है, क्योंकि पौधे ही अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और हरे पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। वो सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल और खनिज लवण से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जो कि हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। और मनुष्य सहित सभी जीव जंतु, हम सभी जो है वो भोजन बनाने में असमर्थ हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे स्वपोषी हैं और मनुष्य और सभी जीव जंतु विषमपोषी है ना। लेकिन बच्चों, यदि हम देखें कि हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं, हमें भोजन क्यों क्यों करना चाहिए, भोजन करने से हमें क्या फ़ायदे हैं, तो भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा से हम विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रमों को, यानी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं कर सकते हैं। उठना, चलना, बैठना, विभिन्न कार्यों को करना, पढ़ना, लिखना, है ना। विभिन्न कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसी ऊर्जा के कारण ही हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया है, श्वसन है, सर्जन है, सभी प्रकार के कार्य जो है वो संपादित हो पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भोजन हम क्यों ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इस ऊर्जा से ही हम अपने दैनिक कार्यों को कर पाते हैं। अब देखिए, हमारा भारत एक विशाल देश है और इस विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए सबसे पहले हमको जो है उसका उत्पादन करना होगा नियमित तरीके से, फिर उसका उचित प्रबंधन करना होता है और फिर इसको सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करना होता है। तो तभी हम सभी तक भोजन पहुंच पाता है और हम इस भोजन का उपयोग कर पाते हैं, इससे हम ऊर्जा प्राप्त कर पाते हैं और अपने विभिन्न कार्यों को हम कर पाते हैं ठीक ढंग से। अब देखिए बच्चों, हमने जो पढ़ा इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं छोटे छोटे। देखो, सबसे पहला प्रश्न हमारे यहाँ बन रहा है कि किसान खेत के अंदर किन किन औजारों का उपयोग करता है ना। कृषि कार्य करने के लिए, फसल उत्पादन करने के लिए किसान के द्वारा किन किन औजारों का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं खुरपी है, दराती है, बेलचा है, हल है, कल्टीवेटर है ना। इन सभी का उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? खेत के अंदर किया जाता है, कृषि उत्पादन में। ठीक है। देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ बन रहा है कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है और हमें अपना भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और उसी भोजन का उपयोग हम करते हैं। और सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा से हम विभिन्न कार्यों को कर पाते हैं, अपने दैनिक कार्यों को करते हैं। और ऊर्जा के द्वारा, भोजन से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा ही हम अपने शरीर के अंदर होने वाली पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सभी क्रियाओं को भी कर पाते हैं। तो यहाँ पर 2-3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं जिन्हें आप टिक कर लें। अब चलते हैं बच्चों कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ क्या है? देखो, लगभग यदि 10,000 ईस्वी पूर्व की हम बात करें तो मनुष्य जो था वो घुमंतु प्रकृति का था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन और आवास की खोज में इधर उधर घूमते रहते थे। अब
उस समय कच्चे फल वो खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे, है ना, और जीव जंतुओं का मांस खाते थे शिकार करके। और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें ज्ञान होता गया, जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता गया, जैसे जैसे वो शिक्षित होते गए, वैसे वैसे वो जो है धीरे धीरे खेती करने लगे। फिर वो चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलों को उगाने लगे और फिर इस अनाज को है पीस करके उसकी रोटी बना कर खाने लगे, है ना, अनाज का उपयोग करने लगे भोजन के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो है इन सभी चीज़ों का विकास हुआ, है ना। अब चलते हैं बच्चों, फसल क्या होती है। फसल की बात करें बच्चों, तो जब एक ही प्रकार के पौधों को एक बड़े स्थान पर या बड़े भूभाग पर जब उगाया जाता है तो इसको हम फसल कहते हैं। जैसे गेहूं के बहुत सारे पौधों को एक ही बड़े भूभाग पर जब उगा दिया जाता है तो गेहूं की फसल हो गई। ठीक उसी प्रकार से जब चनों को हम बहुत सारे चने के पौधे एक साथ बहुत बड़े भूभाग पर लगाते हैं तो चने की फसल हो गई। तो फसल किसे कहते हैं, अब समझ में आया कि जब एक ही किस्म के पौधे को किसी एक बड़े भूभाग पर विशाल स्तर पर जब उगाया जाता है तो इसे हम कहते हैं फसल। जैसे गेहूं की फसल, चने की फसल, बाजरे की फसल, तिलहन की फसल, है ना। तो प्रश्न यहाँ पर बनता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फसल किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद फसल किसे कहते हैं ये तो हमें समझ में आया, लेकिन फसल भी विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे अनाज की फसलें अलग होती है, सब्जियों की फसलें अलग होती है, फलों की फसलें अलग होती है ना। एक फसल होती है अनाज की जिसके अंदर सिर्फ अनाज ही उगाया जाता है। एक फसलें होती है हमारी सब्जियों की जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की सब्जियां ही उगाई जाती है खेतों में। फलों की भी फसलें होती है जिनमें से फल प्राप्त किए जाते हैं। तो जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर ही हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे सुनिए, अलग अलग ऋतुओं के अंदर अलग अलग प्रकार की सब्जियां होती है, अलग अलग प्रकार के फल होते हैं। वर्तमान समय में तो सभी प्रकार की सब्जियां हमें हर सीज़न में मिल जाती है, सभी प्रकार के फल भी हमें हर सीज़न में प्राप्त होते हैं। अब भारत एक विशाल देश है और यहाँ का तापमान अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से रहता है, डिफरेंट रहता है। यहाँ की आर्द्रता और यहाँ की वर्षा, ये तीनों ही जलवायु परिस्थितियाँ जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर भिन्न भिन्न है। और भिन्न भिन्न होने के कारण ही यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें जो है अलग अलग ऋतुओं के अंदर प्राप्त की जाती है। तो इतनी विविधताओं के बावजूद भी हमारे भारत के अंदर विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी मोटे तौर पर यहाँ पर फसलों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आपकी बुक में यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। वैसे फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। सबसे पहले चलते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल जो होती है वर्षा ऋतु के अंदर इसको उगाया जाता है। ये जून से सितंबर के बीच में उगती है। और भारत के अंदर यदि खरीफ की फसलें देखें तो जैसे धान है, मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, कपास है, ये सभी आपकी जो फसलें होती है वो खरीफ की फसलें कहलाती है। रबी की फसलों की बात करें तो रबी की फसलें वे फसलें होती है जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, सर्दी में उगाई जाती हैं, अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाती हैं। और रबी की फसलें जो है हमारे गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, अलसी है, ये सभी रबी की फसलों के उदाहरण है। तो इस पर भी प्रश्न बनता है बच्चों कि फसलें कितने प्रकार की होती हैं। फसलें 3 प्रकार की है। तीसरी फसल है हमारी जायद की फसल जो आपकी बुक में नहीं है। इसको हम गर्मी में ही उगाते हैं और गर्मी में ही प्राप्त करते हैं। मार्च अप्रैल में इसको उगाया जाता है जैसे, और मई जून तक हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ये जायद की फसलों के अंदर आते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनता है इसमें, इस टॉपिक पे प्रश्न बन रहा है कि फसलें कितने प्रकार की होती है और फसलों के प्रकार बताइए, उनके उदाहरण दीजिए। और तो हम कह सकते हैं कि फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। और रबी की फसल के अंदर गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी। और खरीफ की फसलों के अंदर धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। और रबी की फसलें शीत ऋतु में उगाई जाती हैं और खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। और जायद की फसलें मार्च से अप्रैल के बीच में उगाई जाती है और मई जून में प्राप्त हो जाती है। जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है आदि। ठीक है, तो आगे चलें। अब देखिए यहाँ पर बूझों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि धान जो होता है इसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। अभी हमने देखा कि धान एक खरीफ की फसल है, तो इसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। इसको शीत ऋतु में इसलिए नहीं उगाया जा सकता क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और अधिक पानी कब मिल सकता है, वर्षा ऋतु में ही मिलता है, इसीलिए इसको वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है।
अब देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं फसल पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान जो होता है बहुत सारे क्रियाकलापों को करता है। जैसे कि सबसे पहले मिट्टी तैयार करता है, बुआई करता है, खाद उर्वरक देता है, फिर सिंचाई करता है, फिर उसमें जो खरपतवार लग जाती है उसको निकालता है, फिर फसल पक जाती है तो कटाई करता है, फिर उसका भंडारण भी करता है। तो ये सभी क्रियाकलापों से होकर किसान गुजरता है फसल उगाने के लिए। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं, है ना। प्रश्न बनता है इसके अंदर कि कृषि पद्धतियाँ क्या है। तो किसान खेत में फसल उगाने के लिए भिन्न भिन्न क्रियाकलापों से होकर गुजरता है ना। जैसे मिट्टी तैयार करना है, बुआई करना है, खाद उर्वरक देना है, सिंचाई करना है, खरपतवार से सुरक्षा करना है, कटाई करना है, फिर भंडारण करना है। तो इन सभी क्रियाकलापों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। आया समझ में, प्रश्न भी बन रहा है और आपको समझ में भी आ गया कि कृषि पद्धतियाँ किन्हें कहते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपके यहाँ पर विभिन्न कृषि पद्धतियों के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कि किसान जो है फसल उगाने के लिए किन किन क्रियाकलापों से गुजरता है। तो सबसे पहले वो मिट्टी तैयार करता है, फिर वो खेत में बुआई करता है, बीज बोता है, फिर उसके अंदर खाद और उर्वरक मिलाता है मिट्टी में, फिर सिंचाई करता है, फिर उसके अंदर जो अनावश्यक पौधे लग जाते हैं उनको, खरपतवार को निकालता है, फिर फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करता है, फिर कटी हुई फसल का भंडारण किया जाता है। तो इन सभी कार्यों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। तो प्रश्न आता है, कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं, या किसान को फसल उगाने के लिए किन किन क्रियाकलापों से होकर गुजरना होता है। तो हम आंसर दे सकते हैं कि मिट्टी तैयार करता है, बुआई करता है, खाद उर्वरक देता है, सिंचाई करता है, खरपतवार सुरक्षा करता है, बुआई और कटाई करके और भंडारण कर लेता है फसल का। इन्हीं को हम कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। अब चलते हैं बच्चों, मिट्टी तैयार करना। कृषि पद्धति के पहले चरण में हम चलते हैं, मिट्टी तैयार करना किस प्रकार से जो है किसान मिट्टी तैयार करता है। तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना सबसे पहला चरण है। मिट्टी को उलटना पुलटना, पोला करना क्या कहलाता है, मिट्टी तैयार करना कहलाता है, जिससे कि जड़ें जो है भूमि में गहराई से जा सकती है। पोली मिट्टी के अंदर जड़ें श्वसन आसानी से कर पाती है, जल धारण क्षमता जो है उनकी बढ़ती है, मिट्टी के जल के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनकी वृद्धि आसानी से होती है। और इसके साथ ही मिट्टी को उलट पुलट करने से में जीवित रह पाते हैं पोली मिट्टी के अंदर, और जिससे केंचुए ही हमारे लिए जो है मिट्टी को पोला करते हैं और हुमस बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए मिट्टी तैयार करना बहुत ही आवश्यक चरण है, प्रथम चरण है ये। अब देखो बच्चों, हमने 7th क्लास में भी पढ़ा था कि मिट्टी के अंदर कुछ खनिज पाए जाते हैं, जल होता है, वायु होती है, कुछ सूक्ष्म जीव भी होते हैं, है ना, मृत पेड़ पौधे भी होते हैं। ये सभी जो पदार्थ होते हैं ये मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों के द्वारा अपघटित किए जाते हैं। यानी मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव और केंचुए, राइजोबियम बैक्टीरिया या फिर केंचुए होते हैं जो मिट्टी के अंदर इन सभी पदार्थों को जो है वो अपघटित करते हैं। और इस प्रक्रम के अंदर मृत जीवों में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी के अंदर निर्मुक्त हो जाते हैं। इनका अपघटन करके ये हुमस बनाते हैं और यही पोषक तत्व फिर पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो इस तरीके से इसीलिए मिट्टी को तैयार करना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, अब जब मिट्टी तैयार करते हैं तो हल के द्वारा करते हैं। तो जब मिट्टी को उलट पुलट करते हैं तो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, कुछ सेंटीमीटर तक की जो परत होती है उसी के अंदर पोषक तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, है ना। तो ये पोषक तत्व जो होते हैं फिर पौधों के द्वारा अच्छे से अवशोषित हो, इसीलिए मिट्टी को तैयार करना आवश्यक है। मिट्टी को पोला करना ज़रूरी है, उलटना पुलटना ज़रूरी है। और मिट्टी को उलटने पुलटने के लिए प्राचीन समय के अंदर हल का उपयोग करते थे। तो अभी हम हल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों, मिट्टी को उलटना पुलटना पोला करने की जो प्रक्रिया होती है इसको जुताई कहते हैं, है ना। तो प्रश्न आता है जुताई किसे कहते हैं। तो मिट्टी को हल की सहायता से उलटने पुलटने और पोला बनाने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। और उलटने पुलटने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, हल के द्वारा किया जाता है। यह हल जो होता है लकड़ी का भी बना होता है, लोहे का भी होता है। और यदि मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी है तो जुताई से पहले मिट्टी में पानी दे दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार, और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर हल चलाया जाता है। और फिर भी हल चलाने के बाद भी यदि खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेले रह जाते हैं तो उनको पाटल की सहायता से तोड़ करके और चूरा किया जाता है ना। तो प्रश्न आता है पाटल किसे कहते हैं। तो खेत में मिट्टी के बड़े बड़े डेलों को तोड़ने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको हम पाटल कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न बन रहा है।
और बुआई और सिंचाई के लिए ही खेत को जो है समतल करना आवश्यक होता है। हम आसानी से खेत में बुआई कर सकें, फिर सिंचाई आसानी से कर सकें, इसीलिए मिट्टी को उलट पुलट करके खेत को समतल कर दिया जाता है, एक जैसा कर दिया जाता है। और ये कार्य जो है वो पाटल के द्वारा संभव है ना। अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि जुताई करने से पहले ही मिट्टी में खाद दे देते हैं। कभी कभी तो हम जुताई के बाद देते हैं, लेकिन कभी कभी जुताई के पहले ही दे देते हैं। जिससे क्या होता है कि जब जुताई करते हैं हल के द्वारा और पाटल के द्वारा, तो वो सारी खाद उसमें मिट्टी में मिक्स हो जाती है अच्छे से, तो फिर पौधे जो है उसको अच्छे से अवशोषित कर पाते हैं, है ना। तो बच्चों, आज हमने फसल के बारे में पढ़ा, कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ा, फसलों के प्रकार पढ़े, और मिट्टी किस प्रकार से तैयार की जाती है, जुताई क्या है, पाटल क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है, और आप इन सभी क्वेश्चंस को बुक के अंदर ही टिक करते जाना, और फिर मैं नोट्स भी भेजूँगी आपको, तो आप नोट्स भी कॉपी के अंदर कर लेना, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी बच्चों। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्ण।